आगे देखो फ्री हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी मॉड का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी है, बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव माइनस, तो बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं। तो फाइनली हमारे पास आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। सेकंड प्रूफ भी हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके, क्लियर? यस सर। फिर आगे दोनों का ऐड भी आपको, अगर दोनों का ऐड का आंसर आ जाएगा ना, मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 कराता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्या था, वो था अगर 3 वेक्टर ऐड में है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी मॉड का स्क्वायर, ये क्या था, सिंपल मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट। प्लस फिर 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बोलना, 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए। इसका प्रूफ आसान है, आप कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, मैं लिख देता हूँ, आइडिया देता हूँ, आप कर लेना प्रूफ खुद। प्रूफ नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर मॉड का स्क्वायर वही हो गया ना, इस पूरी वेक्टर एक्सपेयर मॉड का स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट विद ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, ये कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी कर सकते हो। ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी, ये कर लेना आप, ठीक है ना। कंप्लीट योरसेल्फ, मैंने आपको अंदर एक स्पार्क पैदा कर दिया है, आगे उसको आग आप लगा लो, ठीक है ना। मैंने तो एक चिंगारी पैदा कर दी, आप अपने अंदर इतना फ्यूल इकट्ठा कर लो कि वो एकदम चिंगारी भड़क जाए, आग बने। आग का मतलब यह कि बस आप हर कॉन्सेप्ट को इसके अंदर अच्छी तरह से कर लो, ये कंप्लीट कर लेना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ इसके बेस में क्वेश्चन कराऊंगा आपको बाद में, पहले मैं इसके ना और कुछ रिजल्ट करा दूं, ये सेम ही रिजल्ट वैसे बनेंगे या हाँ पूछ लो, दुनिया भर क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन डालते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन डालते हैं आपको, चलो तो टाइम काफी पड़ा, आराम से हमारा तसल्ली से हो जाएगा ना। एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर respectively unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal null vector, तीनों का सम नल है, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं परंतु उनका जो सम है वो नल वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया, मैं ना सोया नहीं ना, मेरे को थोड़ा अजीब से लग रहा है। देखो क्या गिवन है, if a vector b vector c vector are respectively unit vectors such that a plus b plus c equal to null vector, then a dot b plus b dot c plus c dot वैल्यू निकालो। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ। -3/2, वेरी गुड, -3/2 बिल्कुल ठीक है, वाहिगुरु ने आंसर दिया, अच्छा है। देखो नाउ सॉल्यूशन, हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी को नल वेक्टर, इनका तीनों का सम नल वेक्टर, और ए बी इंडिविजुअली क्या है वो यूनिट वेक्टर है,
तो मुझे ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का सम निकालना। देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए जो है ना, वो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर के अंदर ही मिलते हैं। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर अंदर ही मुझे ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए मिलता है। अगर तुम्हें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना पड़ जाए तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो नाउ नेचुरली ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर का सम नल वेक्टर हो गया। दिस इज टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मॉड इक्वल मॉड ऑफ नल वेक्टर। दोनों तो स्केयरिंग भी साथ ही कर दी या खोल दिया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस 2। तो चाहो तो तुम ना 2 कॉमन ओवरऑल निकाल लो, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए, 2 बाहर निकाल लिया, प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब से वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, इधर आके -3 हो गया और 2 नीचे आ गया, -3/2। स्टूडेंट ये बन गया। ओके एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको और देता हूं प्रैक्टिस, फिर अगली प्रॉपर्टी करते हैं। एग्जांपल और देख लो। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली आपस में, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली perpendicular vectors, then find the value of mod of a vector plus mod of b vector plus mod of c vector की वैल्यू निकाल। क्या गिवन है, सोच के बोला करो यार एकदम बड़े ध्यान से। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। if a vector b vector c vector are mutually perpendicular unit vectors, then find the value। कितना आएगा सर? √3। बिल्कुल ठीक है, √3 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है स्टूडेंट, देखो सॉल्यूशन। तो क्या बोला, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ B1 एंड मॉड ऑफ C इक्वल टू 1। और क्या बोला, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो या 3 वेक्टर गिवन है, वर्ड लिखा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जो भी गिवन वेक्टर में से कोई भी 2 पेयर उठा लो, सभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस क्या हुआ, अब ए परपेंडिकुलर बी है, इट मींस ए डॉट बी बन गया 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस इन तीनों में कोई भी 2 वेक्टर ले लो, सभी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे बी और सी भी परपेंडिकुलर ईच अदर है, तो बी डॉट सी इज आल्सो 0 एंड सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए, तो सी डॉट ए इज आल्सो 0। आगे तो आप कर ही लोगे, अब आप आगे कर लोगे ना, फॉर्मूला लगा लो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और वैल्यू पुट कर दो। 1 1 3 हो गया, ये 0 बन गया, ए डॉट बी 0 सब 0 हो गया, 3 आ गया, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का मॉड आ गया √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यस सर। और आगे क्वेश्चन फिर करें, मैंने आइडिया दे दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन है आगे, हमने आर्टिकल भी खत्म करने हैं। अब स्टूडेंट इसका मैंने एक और आर्टिकल है था आपको, आर्टिकल नंबर हमारे पास था 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी जो मैं लिखवा रखी थी आपको पिछले नोट्स में होगी, वो वहीं से आप देख लेना। ये थी, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मैंने तुम्हें दिया था, देन नंबर 1 फाइंड, मैं बोलता फाइंड ए डॉट बी, या शायद मैंने ये लिखा था, या ये था, प्रूव दैट ए डॉट बी इक्वल नल वेक्टर,
ए डॉट बी इक्वल 0, ये था शायद, मैं था ना याद, लिखा थी प्रॉपर्टी मैंने, लिखवाई थी भाई, हाँ ये कराई थी, देखो। अच्छा ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया इसको, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, उसमें सोच के लिखी थी मैंने, देखो इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल ए माइनस बी का मॉड देन प्रूव दैट ए परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज, ये पूछा था मैंने, अभी मैंने आप उस पर ऐसे लिख दिया मैंने, अब मैं लिख दिया आपको कि प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेयर वेयर ए जो है वो नल नहीं है और बी भी नल नहीं है, ध्यान के मैंने दे दिया आपको, तो प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी ए डॉट बी 0, और ऐसे पूछा, और मैं लिखा था ए परपेंड बी, फिर दूसरा मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा था, वो था इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिक इस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करो, ये ज्योमेट्रिकली क्या चीज मुझे दिखाता है, ये ज्योमेट्रिक मुझे क्या दिखाता है स्टूडेंट। पहली बात तो मुझे ए डॉट बी 0 दिखाना या ए परपेंडिकुलर बी दिखाना, मैं लिखता है कि ए और बी खुद 0 नहीं है। नाउ प्रूफ, ना क्या गिवन है, ए प्लस बी मॉड इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, तो मॉड का फॉर्मूला लगा दें तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, और ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए मारी मॉड का स्क्वायर, खोलो इसको, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट के क्या बचा, 2 ए डॉट बी इक्वल माइनस ऑफ 2 ए डॉट बी, 2 से 2 कटे, इसको उठा के यहाँ ले आओ, या ना काटो बाद में देख लेंगे, ए डॉट बी इक्वल माइनस ऑफ 2 ए डॉट, यहाँ ले, ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ गया 0, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी आ गया 0, यहाँ तो ओके अभी सबको क्लियर, समझा गया सबको? Yes, sir. Which further implies that A will be perpendicular to B, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, मैं तुम्हें 3 केस बोले थे, अगर A और A डॉट बी 0, तो या अगर A डॉट बी 0 3 ऑप्शन होती हैं, या तो A बराबर नल वेक्टर होगा, या B बराबर नल, या फिर A और B होंगे परपेंडिकुलर, पर मैंने 2 ऑप्शन पहले ही खत्म कर दी, मैंने बोल दिया सच दैट A नॉन नल है, B भी नॉन नल है, दोनों A और B दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो अंडरस्टूड है, अगर A डॉट बी 0 तो नेचुरली तीसरी ऑप्शन A परपेंडिकुलर B बन गया, तो मेरे पास ये तो आ गया प्रूफ, एंड अब इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना, सो ज्योमेट्रिकल बता सकते हो क्या होगा इसका मतलब, ज्योमेट्रिकली ग्राफिकल बनाना है, तो ज्योमेट्रिकली क्या रिजल्ट शो करेगा ये हमें, ज्योमेट्री बता सकते हो कौन सा फिगर शो कर रहा है ये, अरे ए और बी में 90 डिग्री एंगल आ गया ना, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको जब 2 वेक्टर हो स्टूडेंट, तो 2 वेक्टर क्या करते हैं, पैरेललोग्राम तो बनाते हैं ना, ये देखो पैरेललोग्राम लो, आपको पता है, ये मैंने आपको कहा पैरेललोग्राम लाओ, if two vectors are shown by the two intersecting sides of the parallelogram, तो थीटा के बीच का एंगल ये होगा, थीटा के बीच का एंगल ये होगा ना, पैरेललोग्राम ये बन गया। अब सर आपको मालूम है, आपको यू नो व्हाट इज रेक्टेंगल, इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, रेक्टेंगल में क्या था, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बनता है जब उसकी साइडों में एंगल 90 डिग्री बन जाता है, अरे रेक्टेंगल क्या होता है मालूम है, यू नो व्हाट इज रेक्टेंगल, Yes, sir. Yes, sir. रेक्टेंगल को कई तरीकों से डिफाइन करते हैं, अब पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगी स्टूडेंट, पैरेललोग्राम के ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का सम तो 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, और ये आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल मिल जाएंगे, ये अगर ये 90 तो अपोजिट भी 90 हो गया, ये भी 90 साथ 90 हो जाएंगे, तो क्या बना पा, देखो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी के बीच का 90 डिग्री एंगल है, इट मीन जो पैरेललोग्राम है, अब वो पैरेललोग्राम क्या बन गया, देखो 2 वेक्टर को पैरेललोग्राम शो करता है, अब ए और बी बन गया, अब ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इट मीन ज्वाइन करके पैरेललोग्राम कर गया, दिस पैरेललोग्राम शोज अ रेक्टेंगल, तो ये ज्योमेट्रिकली क्या बना, ज्योमेट्रिकली A vector and B vector are the sides of a rectangle,
रेक्टेंगल लिखोगे। वैसे तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बट उस पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री होता है। तो मेरे पास ए और बी के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, इट मींस ए और बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बन रहा है, बट क्योंकि एक एंगल 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो गया, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। आर निकाल बात हो देंगे यार, अभी टाइम लगा तो। हाँ जी समझ गए स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके? ये इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन थी। ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, ये इसकी मैंने प्रॉपर्टी कराई। अब ये पता नहीं कौन से नंबर की प्रॉपर्टी, याद है कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी ये? Sir, fifth. नहीं ये तो फिफ्थ ना, वैसे वहां पे हमारी 9th थी ना, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ 9th को। अब आगे देखो 10th, आगे चलो अगले पेज पे करते हैं, नवे पेज से आगे आ गया 10th, वो है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। एंगल के लिए अब देखो जो हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ए और बी का डॉट है mod of a into mod of b into cos theta, where theta is angle between a vector and b vector। तो यहाँ से cos theta को रखो, और this implies what is cos theta equal to mod a mod b क्रॉस कर लो, a vector dot b vector upon mod of a into mod of b। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो cos theta का a dot b upon mod a into mod b, ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है। मींस अगर दो वेक्टर ए और बी आपको दे रखे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन cos थीटा, cos ऑफ थीटा इक्वल टू उस ए और बी का डॉट ले लो डिवाइडेड बाय mod ऑफ ए इनटू mod ऑफ बी कर दो, यू विल गेट द एंगल। हाँ जी समझ गए बात मेरी स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं बोलता हूं फाइंड द एंगल between a vector and b vector if a vector I cap plus j cap plus k cap and b vector मान लो आपके पास है I cap minus j cap plus 3k cap। चलो जल्दी से निकालो। find angle between a vector and b vector if a vector equal to I plus j plus k and b vector equal to I minus j plus 3k cap। चलो जी जल्दी से बोलो, हाँ एंगल बताओ। लवजीत कौर समझ आ रहा? लवजीत, लवजीत, लवजीत कौर कहाँ बैठे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही? यस सर, सब थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही थी आपकी, अब आई। अच्छा, और राजा शेख समझ आ रहा है? काम करो, Theta equal to cos inverse root 3/11. देखते हैं यार, सॉल्व नहीं किया अभी। राजा शेख क्या कर रहा है? चैट वन, ओके ठीक है। दूसरा देखो, ये मैंने बताया एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, अब हमें पता है ए डॉट बी का होता है mod a into mod b cos थीटा। तो cos थीटा का हुआ mod a mod b क्रॉस कर ए डॉट बी ओवर mod a mod b, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जब भी आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर a डॉट बी बाय mod a mod b कर दो, आपका एंगल आ जाता है। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जांपल दे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर ये होगा, बी वेक्टर ये होगा। तो नेचुरल ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल निकालना है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला
अब ए और बी आपको दे दी, आपको क्या होना चाहिए, ए और बी का डॉट पता होना चाहिए और मॉड ए मॉड बी पता होना चाहिए ना। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दे दिया, तो पहले मॉड ऑफ ए निकाल लो, रूट 1 + 1 + 1 √3 एंड मॉड ऑफ बी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ आ गया 11, ये आ गया ना। ए डॉट भी निकाल लेंगे हम, ए डॉट भी, अब देख लो ए डॉट भी निकाल लो अलग से। ए डॉट क्या होगा, ए का बी का ए का ए से डॉट, अरे जे कैप क्यों लगा रहा है, डॉट प्रोडक्ट का स्केलर होता है ना, आई का नंबर आई से 1 × 1 1 प्लस फिर 1 × -1 -1 प्लस 1 × 3 3। भाई याद है फॉर्मूला आप सबको ये, ए डॉट बी को डायरेक्ट कैसे निकालना आपने, अगर आपको दे रखे हो डायरेक्शन रेशियोस और वेक्टर इन द आई जे के दे रखा है, ए डॉट बी मेरे पास आ गया 3 3 के 3 आ गया है। अब आ गया देखो फिर, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, सो दिस इज ए डॉट बी कितना निकला 3 ओवर मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी √3 × √11, तो हमारे पास आ गया एक्चुअली में cos थीटा √3 by √11, बिकॉज √3 3 कट गया, तो cos थीटा आ गया √3/11, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स √3/11। ये अमन का आंसर बिल्कुल ठीक आया था, और स्टूडेंट का आंसर कैसा आया है, ठीक है सर। सर ठीक है, है। गुड। तो देख लो स्टूडेंट, इस तरह से आपने निकालने हैं डॉट प्रोडक्ट के, विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने एंगल। अब स्टूडेंट इसका लास्ट आ गया, लास्ट। अब मैंने देखो टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने हर प्रॉपर्टी से आपको 2 3 एग्जांपल देके समझा दिया प्रॉपर्टी लगानी कैसे है। अगर आप ये सब याद रखोगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा स्टूडेंट। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, आगे आपने कोशिश करनी है ताकि घर में अच्छे से रिवाइज करो आप। अब लास्ट हमारे पास आ गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 11, वो है ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, कि डॉट प्रोडक्ट हमें ज्योमेट्रिकली क्या देता है। जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ये मुझे ज्योमेट्रिकली क्या चीज देगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा पक्का स्टूडेंट, बता दो। तो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इस ज्योमेट्रिकल एनालिसिस को समझने से पहले स्टूडेंट आपको जरा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको स्टूडेंट। तो इससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे अभी कि मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। स्टूडेंट प्रोजेक्शन मतलब समझ क्या होता है, एक तो इसका मीनिंग, दूसरा इसको निकालने का फॉर्मूला। पहले प्रोजेक्शन मीनिंग, दूसरा निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट। ना स्टूडेंट जब प्रोजेक्शन निकालनी है तो मैं एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और प्रोजेक्शन सिंपली मीन स्टूडेंट शैडो, याद रखना। प्रोजेक्शन सिंपली मीन शैडो, परछाई। परछाई, अब परछाई कहां पड़ रही है देखना जरूरी होता है ना स्टूडेंट। प्रोजेक्शन क्या है, पहले स्टूडेंट मैं लेता हूं, 2 चीज आपको देगा, एक जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है वो, दूसरा जिसके ऊपर निकालनी है। 2 बातें होती हैं, एक तो जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, परछाई किसी की होगी ना भाई। अगर मुझे किसी की प्रोजेक्शन, कोई चीज होनी तो चाहिए, तुम्हें पहले एक ऑब्जेक्ट देगा जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, दूसरा तुम्हें वो जगह देगा जहां पर प्रोजेक्शन को पता करना कहाँ पे है। अगर आदमी धरती पे खड़ा है तो उसकी प्रोजेक्शन स्टूडेंट धरती पड़ेगी, शैडो धरती पड़ेगी। मान लो उसकी प्रोजेक्शन में जो, मान लो बंदा खड़ा, उसके सामने कोई दीवार है, तो मैं उसकी प्रोजेक्शन दीवार पे भी ले सकता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि बंदे की प्रोजेक्शन और कहाँ लेनी है मुझे। तो 2 बातें जरूरी होती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, दूसरा वो प्लेस जहां पर प्रोजेक्शन मुझे पता करनी भी है कितनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन। नहीं, प्रोजेक्शन।
स्टूडेंट प्रोजेक्शन आप कर रहे हो जो नॉन मेडिकल के हैं, भाई प्रोजेक्शन आपने किया फिजिक्स में किया है? वाहिगुरु, अमन और भी बचे हैं, भाई आपने प्रोजेक्शन किया है? यस सर। क्या होती है प्रोजेक्शन? यस सर। प्रोजेक्टाइल किया है हाँ क्या होती है बताओ तो सही, चलो बताओ जैसे बताया फिजिक्स में। सर। किसी ऑब्जेक्ट का सर 2D मतलब वो प्रोजेक्शन इन 2D और 3D होता है ना, तो सर 2D में उसका पाथ जो है उसको ट्रेस करते हैं हम, और उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को। इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? कंपोनेंट्स। समझ गए? मैं सिंपल भाषा में बोलते हैं कंपोनेंट्स। आपको याद आया कुछ कंपोनेंट्स? यस सर। कंपोनेंट होते हैं, आप मान लो आपने फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस लेना है, तो आप क्या करोगे? फोर्स को अलोंग दी एक्स एक्सिस निकाल लो कितनी है, आपको क्या एफ कॉस थीटा होगा, है ना, एफ कॉस थीटा। यस सर। तो स्टूडेंट मैथ में बोलते हैं प्रोजेक्शन, और फिजिक्स में उसको बोल देते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के टुकड़े। प्रोजेक्शन मींस इन द गिवन डायरेक्शन उसका कितना जो है इफेक्ट है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता हूँ, फिजिकल बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में बात करता हूँ, मैथ में बोलूंगा प्रोजेक्शन मींस क्या हुआ कि किसी चीज की शैडो कितनी है, उसकी परछाई कितनी पड़ रही है, वो होगी प्रोजेक्शन मैथमेटिकली। अगर इसको मैं बात करता हूँ अप्लाइड वे में, फिजिक्स की टर्म्स में, प्रोजेक्शन मींस क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में वेक्टर का कितना कंपोनेंट है। अगर मैं इसको बिल्कुल एक सिंपल भाषा बात को हिंदुस्तानी भाषा में बात करूं, वो ये है एक कंपोनेंट की कितनी पावर। देखो जब एक कंपोनेंट अगर हम एक वेक्टर किस जगह लगाते हैं, उस वेक्टर के बहुत डायरेक्शन में पार्ट्स टूट जाते हैं, वो वेक्टर कई जगहों में वो ब्रेक हो जाता है, इसको होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होता है। तो हर डायरेक्शन में उसका अलग अलग ताकत लगती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। अगर अब वो जो डिवाइड हुई है तो वो उसके अलग अलग कंपोनेंट हो गए, टुकड़े हो गए। तो कंपोनेंट सिंपल सी मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर की कितनी पावर गिवन डायरेक्शन में यूज हो रही है, उसको आप बोलोगे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। जब बोलते हैं फाइन, अगर मान लो एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो आप किसी पॉइंट पर, तो बोलते हैं अभी इसकी फोर्स की कितना कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस लग रहा है, तो आप क्या करोगे? 10 कॉस थीटा, जो भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, एंगल चाहिए होता है। तो सिंपल भाषा में प्रोजेक्शन मतलब है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि जो एक वेक्टर है उसकी कितनी स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई गिवन डायरेक्शन में, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जब फिजिक्स में आप डिकम्पोज करते हो ना, तो डिकम्पोज का मतलब ये होता है कि जो एक फोर्स है, जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी की जगह लग रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसके क्या क्या टुकड़े हो गए, क्या क्या कंपोनेंट हो गए। आप एक टाइम पे एक डायरेक्शन को स्टडी कर सकते हो, जब एक कल फिर दूसरी तीसरी चौथी, तो दे आर कंपोनेंट्स। यानी कि हमने एक ही चीज की पावर को डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्रेक कर दिया। हमें वो जो ब्रेकिंग किया आपने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर चली गई, कितनी पावर लग रही है, दैट इज द प्रोजेक्शन या कंपोनेंट। हाँ जी, हो गया मीनिंग क्लियर आपको? फिजिकली क्या मतलब होता है इसका? यस सर। तो प्रोजेक्शन, अब हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन, बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन करने के बाद ही समझ आएगा कि डॉट प्रोडक्ट हमें ज्योमेट्रिकली क्या देता है, इसको हमें कैसे क्या मिलता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक आपको पॉइंट देगा, ये मान लो पॉइंट दिया आपको ए, ये पॉइंट ए दे दिया स्टूडेंट, ये मान लो लाइन है मेरे पास, लाइन, दिस इज लाइन एल, ये लाइन होगी एल, ये पॉइंट ए है, मैंने बिंदी एक लगा दी, ये मैंने लाइन एल ले ली, मैंने इस पॉइंट ए की प्रोजेक्शन ले ली लाइन एल पर। सुना प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका पहले है क्या, किसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। मैंने पॉइंट ए की प्रोजेक्शन ऑन द लाइन एल निकालनी है, क्या होता है, उस पॉइंट से गिवन लाइन पर डाल दो परपेंडिकुलर, क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। अब आपने ए से डाला परपेंडिकुलर,
ऑन द लाइन एल, तो इस परपेंडिकुलर बी को इसने परपेंडिकुलर ने लाइन एल को बी पर इंटरसेक्ट कर दिया, इस परपेंडिकुलर लाइन एल को बी पर टच करा है, ये जो बी है, दिस बी इज कॉल्ड, ये जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एल, ये मेरे पास आ गया। मतलब तो जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, उस परपेंडिकुलर इस लाइन को कहाँ टच किया है, दैट इज द प्रोजेक्शन। तो एक पॉइंट की प्रोजेक्शन पॉइंट होगी, ये पॉइंट बी हो गया प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले निकालने का तरीका, जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है उससे सीधा परपेंडिकुलर डालो ऑन द गिवन लाइन, जो भी अगर लाइन पे निकाल रहे हो, लाइन पे मैंने डाला परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर इसको लाइन को बी पर टच किया, इंटरसेक्ट किया, सो दिस बी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द लाइन एल, ये होगी। आपने तिरछी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ध्यान कर, डायरेक्ट वहां से परपेंडिकुलर डालो। भाई समझे बात मेरी? ओके। यस सर। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका और मतलब बताता हूँ स्टूडेंट। अब देखो मैंने शैडो बोला, शैडो तब बनती जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट हो। सुन क्या होता है, प्रोजेक्शन के लिए मान लो आपने बल्ब लिया, बल्ब एक बल्ब पकड़ा, यहाँ पे बल्ब लिया आपने, और बल्ब को ना बिल्कुल वर्टिकली अबव रखा एक है, यहाँ पे मैंने को बल्ब ले लिया, मान लो ये कोई यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे को बल्ब ले लिया स्टूडेंट हमने, ये ऐसे बल्ब ले लिया, बल्ब लिया आपने, बल्ब को ना वर्टिकली अबव रखा, तो जब इसको बिल्कुल ऊपर रखोगे ना, बिल्कुल सीधा इसके सिर के ऊपर रखोगे, इसकी परछाई बिल्कुल नीचे जाएगी, स्कैन हो जाएगी, इसकी परछाई बिल्कुल नीचे स्कैन हो जाएगी, तो वो जो पॉइंट है वो आपका प्रोजेक्शन है। समझे बात मेरी? आप देखो, अगर बल्ब ऐसे देखो सुना, ये है, अगर बल्ब को ऐसे घुमाओ क्या होगा, परछाई तिरछी होना शुरू हो जाएगी, तो आपने बल्ब तिरछा नहीं रखना, ठीक है ना, बल्ब बिल्कुल ही वर्टिकली अबव होगा, वर्टिकली अबव होगा बल्ब, जब ऑब्जेक्ट पे यानी सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल उसके वर्टिकली अबव है, उस समय जो शैडो पड़ रही होगी उसकी लाइन के ऊपर, वो हमारे पास प्रोजेक्शन है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर। जैसे दोपहर को 12 बजे सूरज हमारे बिल्कुल सिर पे होता है, जो माना जाता है, किसान हमारे बिल्कुल टॉप पे होता है, सिर के ऊपर 12 बजे, उस समय अगर आप ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपकी प्रोजेक्शन बिल्कुल जमीन पर पड़ेगी, जहां पर वो जो पैर है आपके, वो आपकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। अगर आपका सवेरे 6 बजे 7 बजे या 11 बजे रात दोपहर को 3-4 बजे तब सूरज तिरछा हो जाता है, उससे हमारी शैडो लंबी हो जाती है, वो प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब है जब बिल्कुल सूरज हमारे सिर के ऊपर होगा, तब जो हमारी परछाई नीचे गिरी है जमीन के ऊपर, उससे हमारी प्रोजेक्शन ली जाएगी। तो प्रोजेक्शन इज टेकन व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज जस्ट वर्टिकली अबव द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तब उसको उसकी शैडो जहां पे पड़ी है, उस शैडो जो शेप बनी है, दैट इज द प्रोजेक्शन। तो ये बी प्रोजेक्शन इसकी होगी। हाँ जी, समझा क्या मीनिंग आप सबको प्रोजेक्शन का? ये पॉइंट की प्रोजेक्शन ऑन द लाइन, क्लियर? यस सर। स्टूडेंट ऐसे इसको कल कंटिन्यू करेंगे, अभी 2:30 हो गए हैं, ठीक है, कल आप खत्म हो जाएगा ये। कल को मिस मत करना क्लास, अभी 3-4 बच्चे मिस किए हुए हैं क्लास को, ठीक है भाई? ओके, बाय बाय, ठीक है। और आपकी ना एनसीईआरटी का एक्सेस हो जाएगी, आपसे वो कर लेना, आप मैं होमवर्क भेजता हूँ आपको, ये तो बस लास्ट टेस्ट का, उसके बाद होमवर्क शुरू कर देना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।